अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल ऑफ लॉ। दिस इज द इम्पोर्टेंट proposition in our daily routine life. Being an advocate, we have often come across with this proposition कि रूल ऑफ लॉ है क्या। नॉर्मली तो हम इसको सुनते हैं, इसको देखते हैं जी कि कानून की हुक्मरानी है जी, कानून की हुक्मरानी नहीं है। अब ये भी देखना है कि कानून की हुक्मरानी की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वाकई जो ट्रू सेंस में जो है वो लॉ की इन्फोर्समेंट है या रूल ऑफ लॉ की जो है वो प्रिवेलिंग है। और अगर क्या क्या चीजें ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये कानून की हुक्मरानी नहीं है जी, रूल ऑफ लॉ जो है वो गायब है। तो वो क्या चीजें हैं जी, वो आज हम देखते हैं। तो इजीएस्ट टॉपिक है बट इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑफनली कम अक्रॉस इन आवर डेली रूटीन लाइफ। इसके साथ हमें जो है वो बड़ी वाबस्तगी रहती है। तो रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको रूल ऑफ लॉ को नाम दिया गया है। कानून की हुक्मरानी जो है, इस प्रपोजिशन को इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी ही अहमियत। दिस डॉक्ट्राइन इज एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड आल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ना सिर्फ इसकी जो है एक्सेप्टेंस वो जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, बल्कि इसको यूएसए में भी जो है वो एडमिट और एक्सेप्ट किया गया है, और साथ ही जो है पाकिस्तान में भी जो है जी इसको एक्सेप्ट और एडमिट किया जाता है। The entire basis of administrative law is the doctrine of rule of law. जो हमारा सब्जेक्ट है एडमिन लॉ, इट्स टोटली बेस्ड अपॉन रूल ऑफ लॉ जी। कानून की हुक्मरानी के ऊपर ही इसकी जो है वो बेस है जी। अगर कानून की हुक्मरानी ना हो तो हमने जैसे पढ़ा है कि एडमिन लॉ वो लॉ की ब्रांच है जिसमें हम जो एडमिन अथॉरिटीज की जो पावर्स हैं उनको देखते हैं, और साथ ही हमने पढ़ा है कि उन पे रेस्ट्रिक्शंस को भी देखते हैं कि किस तरीके से उन एडमिन अथॉरिटी के अख्तियारात को बियॉन्ड लिमिट्स जाने से रोका जा सके। तो वो जो अख्तियार है जिसके तहत जब हम जो है एडमिन अथॉरिटीज को विद इन लिमिट्स रखते हैं, या इन केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स या इन केस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर्स, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द aggrieved person, that is true result of rule of law। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो रूल ऑफ लॉ का ही नतीजा है जिसके जरिए जो है एडमिन लॉ जो है उसको जो एक्सेप्टेंस मिलती है या उसको रिकॉग्निशन मिलती है। नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री कैन फंक्शन एंड नो नेशन कैन march along the true democratic way or life without a true and continuous realization of the importance of the rule of law and judicial review of legislative and executive functions। दुनिया में कोई भी जमहूरी रियासत जो है, किसी भी मुल्क में किसी भी तरीके से कोई जमहूरी रियासत जो है, जो जमहूरियत का जो है वो क्लेमेंट है, जो जमहूरियत का प्रचार करना अपने आप को कलमदान समझती है, वो कभी भी रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है इसको एक्सेप्ट किए बगैर जो है वो मार्ज वजूद में नहीं आ सकती। आप देखते हैं जी कि अगर जमहूरियत की बात की जाए, डेमोक्रेसी की बात की जाए, तो वहां पे रूल ऑफ लॉ है। इन शॉर्ट वर्ड्स, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? कि नो वन इज सुपीरियर और नन इज इंफीरियर इन द आइज ऑफ लॉ, ऑल आर इक्वल्स बिफोर द लॉ। कोई कानून से बालातर नहीं है, कोई कानून से कमतर नहीं है। कानून की नजर में तमाम तर लोग बराबर हैं। इट्स अनदर टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट्स के व्हाट इज द ट्रू प्रैक्टिस इन आवर कंट्री और नॉट, इधर इट्स एक्सेप्टेड और प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री और नॉट, इट्स अनदर टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट्स। तो हम इसकी पहले देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ है क्या जी। इसकी जो डेफिनेशंस हैं, कुछ ज्यूरिस्ट ने जो है इसको डिफाइन भी किया हुआ है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसको बड़ा वर्डिंग में किया है जी। द रूल ऑफ लॉ मींस द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ which provides that decisions should be made by the application of known principle of laws without the intervention of discretion in their application। In accordance with Black's Law Dictionary, rule of law means the supremacy of law। All decisions should be in accordance with law
एंड नो एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन इज यूज्ड इन द डिसीजंस। जो तमाम तर फैसला जात हैं वो सिर्फ और सिर्फ कानून की बालादस्ती के तहत जो हैं वो हों, किसी भी तरीके से किसी शख्स या किसी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से स्वाबदीदी इख्तियार जो है उसका इस्तेमाल ना हो। ये है ब्लैक्स लॉ वर्डिंग जी। रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वेट, अ रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रादर देन लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। बड़ा अच्छा वर्डिंग भी है कि कानून की हुक्मरानी हम तब कह सकते हैं कि जब गवर्नमेंट कानून के ताबे हो, ना कि कानून गवर्नमेंट के ताबे हो। बड़ी ही एक यूनिवर्सली एडमिटेड एक डेफिनेशन है कि तब हम जाके कह सकते हैं कि फलां स्टेट में, फलां कंट्री में वहां पे रूल ऑफ लॉ है, जब वहां फलां स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कानून के ताबे हो, ना कि कानून जो है वो गवर्नमेंट के ताबे हो। तो रूल ऑफ लॉ के लिए नेसेसरी है कि तमाम तर इंस्टीट्यूशंस इधर दैट इज इन पावर और इन नॉन फंक्शनिंग, खा वो पावर में हो या ना हो, वो तमाम तर कानून के बाला तर नहीं हो सकते जी, वो कानून के जेर होंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या था जी? द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, यूके कॉन्स्टिट्यूशन की, इज ऑफ ओल्ड ओरिजिन। इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस्ड इन मैग्ना कार्टा 1215। 1215 में एक मैग्ना कार्टा के नाम से एनेक्टमेंट हुई इन यूके, जिसमें रूल ऑफ लॉ को बालादस्ती दी गई, in which it has been said no free man shall be taken or imprisoned or diseased or exiled or in any way destroyed, nor will go or send for him except under a lawful judgment of his peace and by the law of land. However, Sir Edward Coke, Chief Justice, is said to be the real originator of the concept। तो जो 1215 का मैग्ना कार्टा है उसके जरिए जो है फर्स्ट टाइम इन यूके जो है इसको एडमिट किया गया कंसेप्ट को, रूल ऑफ लॉ को जी। तो बीइंग अ मुस्लिम वी हैव एन आइडिया कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ जो है इसका प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम के साथ ही इसको एडमिट किया गया था। जैसे इस्लाम का नफाज हुआ था उसमें भी जो है इस बात पे बड़ा फोकस और जोर दिया गया, इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं कि तमाम जो इंसान है वो बराबर हैं, किसी को किसी पे जो है वो बर्तरी नहीं है जी। बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ, द टर्म रूल ऑफ लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज है। डाइसी एक राइटर हैं, जूरिस्ट हैं, उन्होंने इस टर्म को जो है वो एक्सपोज किया, एनालाइज किया है जी कि हम कैसे कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ की प्रिवेलिंग है। फर्स्ट वन है जी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था कि गवर्नमेंट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ लॉ नॉर द लॉ शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ के जेर होनी चाहिए, ना कि लॉ जो है वो गवर्नमेंट के जेर होना चाहिए। तो जो डाइसी की एक्सपोजिशन है उसमें पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है कि कानून जो है वह तमाम तर इंस्टीट्यूशंस, तमाम तर पर्सन्स, तमाम तर अदारे, तमाम तर सब्जेक्ट्स जो हैं उनसे बालातर हो, कानून की हुक्मरानी सब पर हो, ना कि कानून किसी के जेर हो, कानून किसी भी तरीके से किसी के जेर ना हो, तमाम तर लोग, तमाम तर सब्जेक्ट्स, तमाम तर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अंडर लॉ हो। बाय एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डाइसी स्टेट्स दैट रूल ऑफ लॉ मींस द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर्स और वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स, मीनिंग देयरबाय कि वहां पे जो आर्बिट्ररी पावर्स या डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस ना हो जी, उनकी ओवरवेलमिंग ना हो, उनकी स्प्रेडनेस ना हो, वो कहीं भी हमें नजर ना आए। अगर नजर आए तो सिर्फ कानून की बालादस्ती हो कि कानून की नजर में तमाम तर बराबर हैं, जो मैक्सिमम है उसको ट्रूली जो है वो फॉलो किया जा रहा हो कि नॉन इज सुपीरियर नॉन इज इंफीरियर बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो इसका पहला जो एक्सपोजिशन है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के कानून की नजर में तमाम तर लोग बराबर हैं, कानून की बालादस्ती है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, तमाम सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट जो हैं वो कानून से सबऑर्डिनेट है, लॉ से वो सबऑर्डिनेट है। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तमाम तर जो सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स हैं वो इक्वल हैं बिफोर स्टेट, किसी को किसी पे जो है वो फौकियत नहीं है रियासती नजर में जी।
फिर प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जुडिशियल डिसीजंस भी इस पे आए हैं कि जो डाइसी की एक्सपोजिशन है उसके तहत जो है जो लीगल स्पिरिट है, जो कानूनी एक तासर है उसको बालादस्ती हो, उसकी वो गालब हो, उसकी मगलूबियत हो, कोई उसके जेर अदर सब्जेक्ट्स हो वो किसी के जो है वो जेर ना हो। फिर इस एक्सपोजिशन पे जो है वो क्रिटिसिज्म भी हुआ है जी। तो क्रिटिसिज्म वालों ने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। He ignored the principle and immunities enjoyed by the crown under the maxim the king can do no wrong. We have read in our previous study periods के in UK constitutions it's commonly known as king do no wrong, कि जो ताज है या शहनशाह है वो कभी गलती नहीं करता। क्राउन हैज इम्यूनिटी फ्रॉम द लॉज, क्राउन को जो है यूके का जो लॉज हैं उनसे इम्यून हासिल है, उनको किसी भी क्राउन को किसी भी लॉ के तहत जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो दिस इज अ पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, दिस इज अ रीजन ऑफ क्रिटिसिज्म। ड्यू टू दिस रीजन the diocese exposition is insufficient because all are not equal before law, because crown is superior that law in respect of that theory कि crown do no wrong. Second, he ignored the growth of administrative tribunals, because administrative tribunals जो हैं वो उनमें जो है वो तस्फिया जो है डिपार्टमेंट्स की हद तक है, वो इंतजामी मामलात में होता है। जो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट में हमने बात देखी थी डाइसी के अकॉर्डिंगली कि जजेस की जो स्पिरिट है, जो जजमेंट लॉज हैं वो बालातर हों, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें वो फैसला जात आते हैं जो ट्रिब्यूनल्स की तरफ से हों, उनको जो है वो फॉलो भी किया जाता है, उनको एक्सेप्टेंस भी होती है। तो ये भी एक एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म है जो डाइसी की एक्सपोजिशन पे किया गया जी। He misunderstood and misconstrued the real nature of the French system. अब जो डाइसी ने एक्सपोजिशन की है वो यूके सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे तो आती है, बट फ्रेंच जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उस पे उसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। तो लॉस जो है वो तो बियॉन्ड लिमिट्स होने चाहिए, ऐसे कवानीन होने चाहिए जो बियॉन्ड टेरिटरी हो। इस वजह से भी जो है इस एक्सपोजिशन को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया कि ये वन नेशन के हद तक ला है, ये बैनुल अक़वामी सतह पे इस ला की पजीराई नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पे इस कवानीन को जो है वो अमल दरामद नहीं मिलता, इस वजह से इसको जो है कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आज के दौर में मॉडर्न मीन्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ भी है जी, लॉ एंड ऑर्डर। We oftenly listened through electronic media कि the situation of law and order is destroyed in our country, कि स्टेट में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है, कि कानून और कानून पे जो हुक्म है, जो हुक्मनामा जात हैं, अगर वो उन पे अमल दरामद हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ की प्रिविलेज है, रूल ऑफ लॉ की प्रीडोमिनेंस है, रूल ऑफ लॉ की जो है वो इन्फोर्समेंट है। आज का जो मॉडर्न मीन्स ऑफ रूल ऑफ लॉ है इनमें पहली है जी लॉ एंड ऑर्डर, फिक्स्ड रूल फॉर एवरीवन। आज डेमोक्रेटिक स्टेट्स में जितनी भी हैं वहां पे फिक्स्ड रूल्स हैं जी, लिखे हुए दस्तूर हैं, लिखे हुए आइन हैं, लिखे हुए ज़ाब्ते हैं जो एक डिटरमिन्ड है। ये भी एक किस्म है कि वो तमाम के लिए इक्वल हैं। जैसे हमारा जो पीपीसी है वो सबके लिए एक है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जो इंफीरियर है उसके लिए 378 है लेट्स सपोज, जो सुपीरियर है उसके लिए ये है। जो कवानीन हैं लॉ मेकर्स ने वो सबके लिए एक जैसे जो है वो बनाए गए हैं, एनेक्ट किए गए हैं। तो जो फिक्स्ड रूल्स ऑफ लॉ हैं वो भी एक सार्ट है मॉडर्न मीन्स ऑफ रूल ऑफ लॉ की जी। तो एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन ड्यू टू ग्लोबल विलेज या आईटी सिस्टम, जो एक डिस्क्रिशन सिस्टम था जिसमें स्वाबदीदी अख्तियारात की बड़ी ही एक बेजा इस्तेमाल था, उसको शॉर्टनेस मिल गई है जी, उसको शॉर्ट कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। ये भी एक किस्म है कि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है जो स्वाबदीदी अख्तियार है। ये भी रूल ऑफ लॉ की मॉडर्न मीन्स में से एक किस्म है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड फेयरनेस, कानूनी जरिए और मुनसफाना जरिए के जरिए ट्रायल का होना या किसी काम का सरअंजाम पाना,
ये भी एक किस्म है जी रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ तब हम कहते हैं कि जब फेयरनेस के साथ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ कोई काम सर अंजाम पाए, तो उसको हम जो है वो कहेंगे कि मॉडर्न ये किस्म है रूल ऑफ लॉ की। फलां स्टेट में, फलां पोर्शन ऑफ स्टेट में जो है वहाँ पे बिकॉज ऑल द सिस्टम रन्स थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड फेयरनेस, इट्स ट्रू शेप ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। नेचुरल लॉ आर ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स आगे चल के हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट आर नॉर्मल यूजुअली ट्रू। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड और नो वन शुड बी a judge in his own cause. These are known as principle of natural justice. तो ये भी एक है कि किसी को सुने बगैर उन प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हुए अगर कोई जजमेंट आती है, अगर कोई केस का फैसला होता है, या अगर कोई किसी भी तरीके से किसी लॉ पे अमल दरामद होता है जिसमें जो है उन प्रिंसिपल्स को अगर वायलेट किया जाता है, ऑब्जर्व नहीं किया जाता प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, तो हम नहीं कह सकते कि वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ है। इफ उनकी ऑब्जर्वेंस जो है उसको कंप्लीटली इंश्योर किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो देन वी कैन से कि दिस इज अ न्यू और ट्रू सॉर्ट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि जो ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी हुई है और जो है प्रेफरेंस ऑफ जज एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स। जो जजेस हैं उनको ऑर्डिनरी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स से बालातर हैसियत हासिल है जी, उनके फैसलों को जो है वो सुपीरियरिटी हासिल है। तो ये भी एक फॉर्म है, एक सॉर्ट है रूल ऑफ लॉ की, कि अगर जजों के फैसला जात जो हैं उनको ट्रिब्यूनल से बालातर समझा जाए, उनको बालातर हैसियत हासिल हो, तो रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी की एक किस्म है जी। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। नॉर्मली आपने सुना होगा कि जितने भी इंतजामी हुक्मनामा जात हैं, एक्शंस हैं, अहकामात हैं, जैसे आपने सुना था कि या देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि जितने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसला जात थे उनको हाई कोर्ट्स के पास ले जाया करता, और हाई कोर्ट्स जो थी उनको अनडू भी कर देती थी। तो ये एक किस्म है, एक सॉर्ट है मॉडर्न मीन्स ऑफ रूल ऑफ लॉ की, कि किसी भी तरीके से जो है लॉ का मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, जस्टिस का मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, कि अदालतों के पास अख्तियार हो अगर कि वो इंतजामी अहकामात जो हैं उनको रिव्यू कर सके, नजरसानी कर सके, उनको सेंट बैक कर सके, उन पे कोई अपना वर्षन दे सके, तो ये भी एक किस्म है आज के दौर की जो है रूल ऑफ लॉ की जी। तो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज। अब हम देखते हैं जी क्या ये जो कंसेप्ट है जिसको ओरिजिनली बीइंग अ मुस्लिम इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोमulgation ऑफ इस्लाम, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लॉज इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द मैग्ना कार्टा सिंस 1215। तो इसकी क्या शेप्ड है इन डिफरेंट कंट्रीज, क्या इसको एक्सेप्टेंस या इसको फॉलो किया जाता है मुख्तलिफ अक़वाम में, मुख्तलिफ नेशंस में कि नहीं है, ये अब हम देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, डेफिनेटली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मेंशन्ड है रूल ऑफ लॉ की बाबत, कि कानून की हुक्मरानी की जो सरबलंदी के लिए मुख्तलिफ आर्टिकल जो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये मेंशन्ड है कि ये जो कानून है इसको ही सुपीरियरिटी होगी, कानून के मुताबिक ही तमाम मामला की। द प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वली प्रोसिक्यूशन ऑफ लॉ हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स आर्टिकल 2A, 3, 8, 4, 8, 9, 13 जितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी एक अकसाम है जी। फिर जो है जो कोर्ट्स की पावर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये फुली इंश्योर्ड है अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को जो है वो एक्सेप्टेंस है जी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। रूल ऑफ लॉ इन अमेरिका और यूएसए। अमेंडमेंट 5th and 14th ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसेस क्लॉज। जो 5वीं और 14th 14वीं तरामीम है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है वो डील करती है, जस्टिस को डील करती है जी। अकॉर्डिंग टू विच the life and liberty of a person are not subject to uncontrolled powers of the government, जिसके मुताबिक जो है किसी शख्स, किसी सिटीजन्स की जो जिंदगी है
वो किसी भी तरीके से अनकंट्रोल्ड पावर्स के जरिए जो है उसको स्नैच आउट नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्योर किया गया है कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इसी तरह थ्रू अमेंडमेंट 5 and 14 इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इट इज फुली इंटरेस्टेड और ensured that no one should be deprived from his life without due process of law। किसी भी शख्स को उसकी जिंदगी से जो है महरूम नहीं किया जा सकता अदरवाइज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जी। रूल ऑफ लॉ इन ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया में भी इसी तरह है कि वहाँ पे भी जो है रूल ऑफ लॉ को मैग्ना कार्टा से ही जो है वो अहमियत हासिल है। मैग्ना कार्टा ही जो है उसमें बेसिक स्टोन का काम करता है जी कि रूल ऑफ लॉ जो है किंग और राया के दरमियान, जो ताज और शहनशाह और राया के दरमियान जो राइट्स हैं, जो बिल ऑफ राइट्स जैसे उनका 1911 में पास हुआ, उसके तहत जो है आम शहरियत के कवानीन जो हैं उनको मरतब किया गया और आम शहरियों के जो हकूक हैं उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये भी एक किस्म है जी। तो यूएसए में जिस तरह इसको इम्प्लीमेंटेशन दी गई है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनली, डेफिनेटली यूके में भी इसको जो है वो जो है इन्फोर्स किया गया है अकॉर्डिंग टू विद द फंडामेंटल राइट्स हैं, गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशंस हैं। ये अक़साम हैं जी गवर्नमेंट की जो है वो जिम्मेदारियां हैं रूल ऑफ लॉ के तहत टू प्रोटेक्ट हिज सिटीजन्स। रूल ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल मूवमेंट्स में क्या रूल ऑफ लॉ की जो है इन्फोर्समेंट या इसकी जो है डेवलपमेंट में कोई इंटरनेशनल मूवमेंट्स का हिस्सा है जी। तो उसमें यूरोपियन मूवमेंट जो है ये यूरोपियन कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स, इसने बड़ा ही रोल अदा किया है। इसके ज़रिए जो है रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है इसको बड़ी ही जो है वो एक्सेप्टेंस मिली है। इसी तरह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को, ये 1948 में यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन और एक मूवमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर द यूएन इंटरनेशनल कमीशन 1958 में इंटरनेशनल यूएन कमीशन के तहत जो है एक हुई, इसकी बाबत कन्वेंशन हुई। तो इंटरनेशनली भी थ्रू डिफरेंट कन्वेंशंस जो इस रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है इसको डेवलप करने के लिए जो है वो कोशिशें की गई हैं। तो आज की हमारी प्रपोजिशन स्टूडेंट्स बहुत ही ईजीएस्ट थी रूल ऑफ लॉ। देयर आर 3 मेन expositions made by Dices। I am repeated once again। What is first one? Supremacy of law, equality before law, and predominance of legal spirit। I have elaborated each and everything in detail। If anyone is ambiguous तो then I will try once again। फिर हमने इस पे देखा कि to some extent some criticism has arisen out on some points। some points पे इस पे criticism भी आया। फिर modern means of रूल ऑफ लॉ को हमने टच किया कि किस तरह आज के दौर में क्या क्या चीज़ें हों तो हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ की प्रीडोमिनेंस है। तो जिसमें हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, फिर उसमें जो है जो एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन हो, जो आर्बिट्रेरीनेस हो, फिर इसमें जो है फिक्स्ड रूल्स फॉर एवरीवन हो, नेचुरल लॉ की ऑब्जर्वेंस हो, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज के हैं। फिर एक हमने देखा कि क्या डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इसको फॉलो कर रही हैं कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इन आवर कंट्री इन पाकिस्तान आर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 have prescribed a number of articles about the importance and acceptance of दिस टर्म रूल ऑफ लॉ। इसमें हम जितने फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 175(3) है, 184(3) है, जिसमें रिट पिटीशंस के अख्तियारात हैं 199 के हैं कि if any person have no and other appropriate remedy तो then that person has a power to make a writ petition under 199 before High Court and 183 सब क्लास 3 बिफोर अगस्त सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रूल ऑफ लॉ का ही जो है ऑफशूट है, रूल ऑफ लॉ का ही रिजल्ट है। तो अमेरिका में भी 5th और 14th अमेंडमेंट के जरिए जो है इस कंसेप्ट को जो है वो एडमिट किया गया, एक्सेप्टेंस दी गई। इसी तरह जो है ग्रेट ब्रिटेन में जो है 2-3 मूवमेंट्स हुई जिसके तहत हुई है। इंटरनेशनली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशंस की बात चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इस कंसेप्ट को जो है वो
एडमिट भी किया गया और इसकी इन्फोर्समेंट और अफादियत को जो है वो उजागर भी किया गया। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो समाप्त होता है जी इन्हीं वर्ड्स के साथ कि आप इसको एक बार पढ़िएगा, इसमें इसको गौर से पढ़िएगा, इसमें कोई चीज़ अगर रहती होगी तो फिर इंशाल्लाह हम जब रिपीट करेंगे तो फिर इसको देखेंगे इन डिटेल। वेरी इजीएस्ट टॉपिक टुडे, रूल ऑफ लॉ। आई होप यू हैव लिसनड अटेंटिवली। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।